Hello students, welcome to the YouTube channel of Science Zone. My name is Suman Pandey and this is the fifth video of chapter Electrochemistry. In previous videos, we already completed the concept of electrochemical cell. Now, today we will start a new topic, that is the concept of electrolysis. Along with that, we will complete some other topics like difference between electrochemical and electrolytic cell, factors affecting the product of electrolysis, predicting the products of electrolysis of different electrolytes, and applications of electrolysis. So let's start our video with the first topic, that is the concept of electrolysis. Now our first topic is concept of electrolysis. तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस वर्ड को समझते हैं. इलेक्ट्रोलाइसिस यानी ये दो वर्ड से बना हुआ है. अब यहाँ पे इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिसिटी, वाइल लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग. दैट मीन्स आप इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी कंपाउंड को ब्रेक कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस. अब एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर क्या होता है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो है एक रेडॉक्स रिएक्शन है. अब यहाँ पे जो रेडॉक्स रिएक्शन है इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस. दैट मीन्स ये रिएक्शन अपने आप नहीं हो सकता. अब इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड एनर्जी. और ये एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिल रही है इस बार? इट इज ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यानी हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस. और यहाँ होता क्या है? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम इलेक्ट्रोलाइट्स को ब्रेक कर रहे हैं बाय परफॉर्मिंग अ रेडॉक्स रिएक्शन. सो हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू केमिकल एनर्जी. और जिस डिवाइस के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस हम परफॉर्म करते हैं दैट एपैरेटस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे. अब हमें करना क्या है? वी हैव टू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स. अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? ये वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. अब ये सॉल्यूशंस दो टाइप के हो सकते हैं. आइदर दे कैन बी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, या फिर ये मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं. मोल्टन मीन्स सॉल्ट्स विच आर इन मोल्टन स्टेट. यानी अब जब सॉल्ट्स को मेल्ट करके यूज करेंगे एज इलेक्ट्रोलाइट तब हम उन्हें मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स बुला सकते हैं. जब हम इन इलेक्ट्रोलाइट में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर इलेक्ट्रोड्स तो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं बाय द रेडॉक्स रिएक्शन. वो हमें यहाँ पे स्टडी करना है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस. और जो इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं, जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं. अब इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं. जैसे एग्जांपल नंबर 1, हमें वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है. अब हम जानते हैं जो डिस्टिल वाटर है इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है. टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम हम क्या करेंगे? वाटर में फ्यू ड्रॉप्स ऐड करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का, या फिर आप कोई भी एसिड या कोई भी बेस या कोई भी सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं. और जब थोड़ा सा सॉल्ट या थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस जब ऐड करते हैं वाटर में तो वाटर के अंदर फ्री आयंस प्रोड्यूस होते हैं. नाउ इस वाटर में से अब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी. प्योर वाटर जो है इट इज़ ऑलमोस्ट इंसुलेटर, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है. सो टू मेक इट गुड कंडक्टर हम उसमें थोड़े से सॉल्ट्स या एसिड या बेस ऐड करते हैं. नाउ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे वाटर में से तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा. और इस इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हम लोग जो इलेक्ट्रोड यूज़ करने वाले हैं वी विल यूज़ इनर्ट इलेक्ट्रोड. अब इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होता है ये मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकंड वीडियो में डिस्कस किया था. यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे वी विल यूज़ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड. और प्रोडक्ट क्या मिलेंगे हमें? वी विल गेट डाई हाइड्रोजन गैस अलॉन्ग विथ डाई ऑक्सीजन गैस. अब ये प्रोसेस कैसे होगा हम उसको डिस्कस करते हैं. तो जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो वाटर डिसोसिएट होता है और वाटर के अंदर दो आयंस होते हैं. यानी वाटर डिसोसिएट होगा तो आयंस कौन से रिलीज होंगे? इट विल रिलीज 2H+ अलॉन्ग विथ O-2 आयंस. तो जो हमारा H+ है दिस इज अवर कैटायन और जो O-2 है दैट इज अवर एनायन. अब होगा क्या यहाँ पे? जो एनायन है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. दैट मीन्स एनायन अपने इलेक्ट्रॉन कैटायन में ट्रांसफर करेगा. कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन. जब एनायन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा दैट मीन्स एनायन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन. और कैटायन का क्या होगा? रिडक्शन. तो इसके प्रोडक्ट क्या होंगे? सो आफ्टर ऑक्सीडेशन एनायन इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद बन जाएगा हाफ O2, दैट इज अवर प्रोडक्ट. सिमिलरली जब कैटायन को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे इट विल बिकम हाइड्रोजन गैस. दिस इज अवर प्रोडक्ट. सो ये है हमारे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. सिमिलरली एक और एग्जाम्पल को हम स्टडी करते हैं. नाउ दिस टाइम वी विल डू इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड सॉल्ट.
यानी सोडियम क्लोराइड को हम मेल्ट करके एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे एंड उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। सो NaCl की अगर हम बात करें तो सोडियम क्लोराइड जब डिसोसिएट होता है तो इसमें से 2 आयंस निकलेंगे। कौन से आयंस निकलेंगे? तो इट विल रिलीज Na+ along with Cl-। नाउ दिस टाइम अगर हम देखने जाएं तो Na+ दिस इज आवर कैटायन एंड Cl- दिस इज आवर एनायन। तो Cl- क्या करेगा? Cl- अपने एक इलेक्ट्रॉन को Na पे ट्रांसफर करेगा, दैट मीन्स Cl- इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दैट मीन्स Cl- क्या करेगा? ऑक्सीडेशन, और Na क्या करेगा? रिडक्शन। सो इसके प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन होंगे? तो आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन Cl- बन जाएगा हाफ Cl2 जो कि गैसियस फॉर्म में होगा। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ Cl- दैट इज एनायन। सिमिलरली Na+ जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इट विल बिकम Na solid. This is the product of reduction of cation, that is Na+. तो ये प्रोडक्ट हमको मिलेंगे ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ molten NaCl. Now our next topic is factors affecting the product of electrolysis. That means जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स आपके इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट को अफेक्ट कर सकते हैं। बाय नोइंग दिस फैक्टर यू कैन प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी अगर आपके ये फैक्टर्स समझ में आ गए तो आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने वाले हैं उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो आवर फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दैट मीन्स आप जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करने वाले हैं उसका नेचर कैसा है, आइदर इट इज मोल्टन और इट इज एक्वस सॉल्यूशन। अब इससे डिफरेंस क्या आएगा? तो अगर हम बात करते हैं मोल्टन सॉल्यूशन की, मोल्टन सॉल्यूशन में आप जानते हैं कि जो आपका जो सॉल्ट है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, और जब ये डिसोसिएट होगा तो आपके जो सॉल्ट्स होंगे ओनली सॉल्ट के आयंस प्रोड्यूस होंगे। जबकि अगर आप एक्वस की बात करें तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो किस में प्रेजेंट होगा? ये प्रेजेंट होगा वाटर में। दैट मीन्स आपके पास 2 तरह के आयंस होंगे। एक तो आपके आयंस होंगे सॉल्ट के आयंस और दूसरे आयंस होंगे आयंस ऑफ वाटर। दैट मीन्स आपके पास आयंस बढ़ जाएंगे। मोल्टन सॉल्ट्स में आपको सिर्फ सॉल्ट्स के आयन को कंसिडर करना है तो प्रोडक्ट में आपको सॉल्ट्स के आयन ही मिलेंगे। वाइल जब आप एक्वस सॉल्यूशन यूज करेंगे तो सॉल्ट्स के आयन के साथ साथ आयंस ऑफ वाटर्स भी इन्वॉल्व होंगे, यानी आपके प्रोडक्ट में चेंजेस आ सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर कि अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन है तो आपको प्रोडक्ट में सिर्फ सॉल्ट के आयंस ही मिलेंगे ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शन। वाइल अगर आपका सॉल्यूशन एक्वस है तो आपके प्रोडक्ट में सॉल्ट के आयंस के साथ साथ वाटर के आयंस भी इन्वॉल्व हैं, सो आपके प्रोडक्ट में चेंजेस आ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। अब यहाँ 2 कंडीशन है। आप इलेक्ट्रोड एक्टिव यूज कर सकते हैं जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, या फिर आप इलेक्ट्रोड इनर्ट यूज कर सकते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, दे डू नॉट पार्टिसिपेट। अब इससे क्या डिफरेंस आएगा? डिफरेंस ये आएगा अगर आप एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं तो अगर ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये भी क्या करेंगे? अपने आयंस प्रोड्यूस करेंगे। दैट मीन्स ये आयंस भी रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, आपके प्रोडक्ट चेंज हो सकते हैं। वाइल अगर आप इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो ऐसे केस में ओनली आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ही होंगे सॉल्यूशन में जो कि रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपका प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स आपको इतना याद रखना है कि एक्टिव इलेक्ट्रोड के रेडॉक्स रिएक्शंस के अंदर आपको इलेक्ट्रोड के आयंस भी मिल सकते हैं प्रोडक्ट में। वाई? बिकॉज एक्टिव इलेक्ट्रोड्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। वाइल अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड ओनली, सो उसके आयंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। दैट मीन्स आपके जो प्रोडक्ट होंगे वो सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट के आयंस से ही हो सकते हैं। थर्ड केस आपका है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती है। आपका इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट हो सकता है या फिर आपका इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट है दैट मीन्स आपका जो सॉल्यूशन है उसके अंदर सॉल्ट्स के जो आयंस होंगे उनका कॉन्सेंट्रेशन लो होगा, और जो सॉल्वेंट है दैट मीन्स अगर आपका सॉल्यूशन एक्वस है दैट मीन्स वाटर, उसका भी कॉन्सेंट्रेशन लो होगा। ऐसे केसेस में हम लोग कैटायन और एनायन दोनों ही आयंस के स्टेबिलिटी को कंसीडर करते हैं। दैट मीन्स जो लेस स्टेबल होगा उसी का ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन होगा। वाइल अगर सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है दैट मीन्स आपके सॉल्यूशन में
जो सॉल्ट्स हैं उनका आयंस का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, एज वेल एज आपके सॉल्वेंट के आयंस भी प्रेजेंट हैं। ऐसे केसेस में अगर आपका कैटायन है तो इसके केस में हम लोग कंसिडर करेंगे स्टेबिलिटी। वाइल अगर हम बात करें एनायंस की तो ऐसे केस में हम लोग स्टेबिलिटी के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन को भी कंसिडर करेंगे। सो आपको वापस से इस चीज को मैं समझा देता हूं। अगर आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो आप ऐसे केस में सिर्फ कैटायन और एनायन के स्टेबिलिटी को कंसिडर करेंगे। दैट मीन्स जो लेस स्टेबल होगा वो कैटायन रिडक्शन करेगा और जो लेस स्टेबल एनायन होगा वो ऑक्सीडेशन करेगा। वाइल अगर हम बात करें कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की, ऐसे केस में हम कैटायन की स्टेबिलिटी को कंसिडर करेंगे। दैट मीन्स जो कैटायन लेस स्टेबल होगा वो रिडक्शन करेगा, लेकिन जब हम एनायन की बात करेंगे तो यहाँ पे स्टेबिलिटी फैक्टर के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर को भी कंसिडर करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर किसी कैटायन की स्टेबिलिटी लेस थी वो रिडक्शन कर रहा है, लेकिन एनायन के केस में स्टेबिलिटी लेस है लेकिन अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो वो ऑक्सीडेशन करेगा। वाइल अगर स्टेबिलिटी हाई है लेकिन उसका कॉन्सेंट्रेशन भी हाई है देन ऑल्सो ये ऑक्सीडेशन करेगा। इस कॉन्सेप्ट को आगे हम लोग एग्जांपल्स में ज़्यादा क्लियरली समझेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है इलेक्ट्रोलाइट का तो आपके डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड केसेस में प्रोडक्ट डिफरेंट मिलेंगे। एंड जो लास्ट फैक्टर है दैट इज एक्सटर्नल सप्लाइड ईएमएफ। दैट मीन्स जो रेडॉक्स रिएक्शन आप परफॉर्म करने वाले हैं उसमें आप एक्सटर्नली कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने वाले हैं। अब इससे क्या डिफरेंस आएगा? इससे डिफरेंस आएगा कि आपके कौन से आयंस ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करेंगे। बिकॉज जो भी आप अप्लाइड ईएमएफ होगा आपका उसकी वैल्यू डिसाइड करेगी कि अंदर में जो भी आयंस प्रेजेंट हैं उनकी ई नॉट रिडक्शन या ऑक्सीडेशन की वैल्यू से आपकी सप्लाइड ईएमएफ की वैल्यू ज्यादा है या कम है। दैट विल चेंज द प्रोडक्ट। So these are the few factors which decides the product of electrolysis. First factor क्या है आपका? Nature of electrolytes. That means molten electrolyte के केस में आपको सिर्फ salt के आयंस मिलेंगे, so आपके प्रोडक्ट में भी salt के आयंस प्रेजेंट होंगे। Aqueous electrolyte के अंदर आपको salt के आयंस के साथ साथ water के आयंस भी मिल सकते हैं, because aqueous solution में हाइड्रोजन प्लस एंड OH माइनस के आयंस भी प्रेजेंट होंगे। सेकेंड केस है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स, जहाँ पे आप एक्टिव और इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करने वाले हैं। एक्टिव इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट मीन्स वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कर सकते हैं। दैट मीन्स वो रेडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। सो प्रोडक्ट में आपको इलेक्ट्रोड्स के आयंस भी मिल सकते हैं। वाइल इनर्ट इलेक्ट्रोड जो है वो रिडक्शन या ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, ओनली उनके सरफेस पर रिएक्शन प्रोसीड होता है। दैट मीन्स उसके आयंस रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। सो दिस टाइम जो भी इलेक्ट्रोलाइसिस होगा उसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स के आयन प्रेजेंट होंगे, तो वही आपको सिर्फ मिलेंगे प्रोडक्ट में। थर्ड केस था आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जहां मैंने बताया था कि अगर आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो यहाँ पे आपके जो सॉल्ट होंगे उसके आयंस जो होंगे वो लेस कॉन्सेंट्रेशन में अवेलेबल होंगे। और ऐसे केसेस में हम कैटायन के और एनायन के दोनों की स्टेबिलिटी को कंसिडर करते हैं ड्यूरिंग रेडॉक्स रिएक्शन। जो लेस स्टेबल कैटायन है वो रिडक्शन करेगा और जो लेस स्टेबल एनायन है वो ऑक्सीडेशन करेगा। वाइल जब सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होता है ऐसे केसेस में हमारे सॉल्ट के आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। ऐसे केसेस में कैटायन के केस में हम लोग सिर्फ स्टेबिलिटी को कंसिडर करते हैं, यानी लेस स्टेबल कैटायन अपना रिडक्शन करेगा। वाइल इन केसेस ऑफ एनायन स्टेबिलिटी के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर भी इन्वॉल्व हो जाता है, यानी अगर कोई एनायन मोर स्टेबल है लेकिन अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो वो अपना ऑक्सीडेशन कर सकता है। और लास्ट कंडीशन हमारी थी जो भी हम ईएमएफ सप्लाई करने वाले, तो ईएमएफ मतलब जो हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर पोटेंशियल या फिर वोल्टेज अप्लाई करने वाले हैं टू परफॉर्म द रेडॉक्स रिएक्शन, बिकॉज जो रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। ऐसे केसेस में जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट है चाहे वो एक्वस हो या मोल्टन हो तो उसके अंदर डिफरेंट आयंस प्रेजेंट होते हैं और हर एक इंडिविजुअल आयन की अपनी ई नॉट रिडक्शन या फिर ई नॉट ऑक्सीडेशन की वैल्यू होती है। नो ये वैल्यू जो है अब डिसाइड करेगी कि कोई भी आयंस अपना ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करेगा, बट ये किस पर डिपेंड करेगा कि जो हम लोग ईएमएफ सप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नली उसकी वैल्यू हमारे आयंस के रिडक्शन या ऑक्सीडेशन की वैल्यू से लेस है या मोर है। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली ऑपोजिट है। हियर इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू परफॉर्म नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। दैट मीन्स दोनों ही सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है,
रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, जबकि अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, इट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी। दोनों में रिएक्शंस तो हैं, बट रिएक्शंस में भी डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो रिएक्शन है दैट इज स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, वाइल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो रेडॉक्स रिएक्शन है दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये बेसिक डिफरेंस है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच में। अब इनके कंस्ट्रक्शन में जो डिफरेंस है हम वो डिस्कस करते हैं और आगे हम टेबल के फॉर्म में इनके सारे डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड्स की। अब यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो एनोड है दैट इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, वाइल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो एनोड है दैट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। सिमिलरली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो कैथोड है दैट इज पॉजिटिव, वाइल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कैथोड इज नेगेटिव। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड जो है इनके चार्जेस जो हैं इनके अंदर चेंजेस हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स में डिप किया जाता है इनटू डिफरेंट वेसल्स। अब यहाँ देख सकते हैं वेसल सेम है तो देयर शुड बी सम बाउंड्री, यहाँ पे सेपरेशन होना चाहिए दोनों सॉल्यूशंस के बीच में। जबकि इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं बोथ आर डिप्ड इन द सेम इलेक्ट्रोलाइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नाउ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहे हैं। जबकि हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हमें सॉल्ट ब्रिज यूज करना पड़ेगा। अगर हम सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं करेंगे देन आफ्टर सम टाइम सेल विल स्टॉप वर्किंग। अब ये क्यों स्टॉप होता है दैट यू ऑलरेडी नो। नाउ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ सॉल्ट ब्रिज, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, अब रेडॉक्स रिएक्शन जो इन सेल्स के अंदर हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की अगर हम बात करें तो दोनों केसेस में सेम है। अगर हम एनोड की बात करें तो चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, दोनों ही सेल में एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है एंड कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। दिस इज द सिमिलैरिटी बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नाउ अब हम इनके बीच में डिफरेंस को टेबल के फॉर्म में स्टडी करते हैं। नाउ फर्स्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वेयर केमिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वाइल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू केमिकल एनर्जी। सेकेंड पॉइंट, अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें तो देयर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, वाइल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो रिएक्शन है दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम परफॉर्म कर रहे हैं। थर्ड डिफरेंस अगर हम बात करें तो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो भी इलेक्ट्रोड्स होते हैं दे आर डिप्ड इन डिफरेंट वेसल्स, वाइल इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोथ इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन द सेम कंटेनर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जो कि एक्वस भी हो सकता है या मोल्टन हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स यूज हो रहे हैं इनमें एनोड जो है वो नेगेटिव होता है एंड कैथोड पॉजिटिव होता है, वाइल इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एनोड जो है दैट इज आवर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड कैथोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक और डिफरेंस अगर हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्ट ब्रिज इज रिक्वायर्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल, अदरवाइज सेल विल स्टॉप वर्किंग आफ्टर सम टाइम, वाइल इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देयर इज नो सच लिमिटेशन, यहाँ सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, स्टोरेज सेल, वोल्टैक सेल, दीज ऑल आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस हो रही है। वाइल अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें तो इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग जो कि मेटलर्जी में होता है, या फिर डाउन सेल, या फिर हम जो कॉस्टिक सोडा प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर हम हाइड्रोजन गैस या क्लोरीन गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, इन सभी केसेस में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। सो दीज आर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। Now, our next topic is product of electrolysis for different electrolytes. That means हम different electrolytes को use करेंगे for electrolysis और उन process के अंदर जो भी product produce होंगे हम उनको predict करेंगे। And for the prediction of product हम क्या use करने वाले? We will use the factors affecting electrolysis, जो कि आगे हमने discuss किया था। अब उन सभी factors को हम यहाँ पे different examples में use करेंगे ताकि हमारा जो topic है वो totally clear हो जाए।
जो फर्स्ट हम लोग यूज़ करने वाले इलेक्ट्रोलाइट दैट इज मोल्टन NaCl। तो ये आपका फर्स्ट फैक्टर था, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यानी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जहाँ पे आप यूज़ करने वाले हैं मोल्टन NaCl। अब मोल्टन NaCl का मतलब है आप NaCl सॉल्ट को मेल्ट करेंगे और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होता है आपके इलेक्ट्रोड्स पे। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड्स भी डिफरेंट यूज़ करते हैं, जो सोडियम है एंड क्लोरीन है वो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पे प्रोड्यूस होते हैं। सोडियम प्रोड्यूस होता है एट कैथोड एंड क्लोरीन जो गैस है वो प्रोड्यूस होता है एट एनोड। कैथोड जो है हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं मेड अप ऑफ स्टील, जो कि एक्ट करेगा एज अ पैसिव इलेक्ट्रोड, यानी वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और जो एनोड है हम लोग यूज़ करने वाले मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, जो कि आप जानते हैं विच इज़ अ काइंड ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड। दैट मीन्स ये भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। दैट मीन्स रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो सिर्फ NaCl का होगा, बाकी कोई भी दूसरा आयन इस रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होने वाला है। अब जो सोडियम क्लोराइड है जब ये डिसोसिएट होता है तो इसमें से दो आयन्स निकलते हैं, दैट इज सोडियम प्लस एंड क्लोरीन माइनस। अब जो सोडियम प्लस है दैट इज अवर कैटायन जिसका चार्ज है पॉजिटिव, वाइल क्लोरीन जो है दैट इज अवर एनायन और इसका चार्ज है नेगेटिव। नाउ एज बाय द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी फिजिक्स का जो रूल है उसके हिसाब से जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं दे विल अट्रैक्ट। जो कैटायन है उसका पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स ये अट्रैक्ट होगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की टूवर्ड्स, दैट इज अवर कैथोड। वाइल एनायन जो है वो नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स ये अट्रैक्ट होगा टूवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड विच इज अवर एनोड। और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हमेशा जो कैथोड होता है यहाँ पे रिडक्शन होता है, जबकि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो कैथोड पे जो है रिडक्शन होगा, दैट मीन्स कैथोड पे सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सोडियम आयन से सोडियम एटम बन जाएगा। वाइल क्लोरीन जो है वो एनोड पे अपना ऑक्सीडेशन करेगा और वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन गैस रिलीज करेगा। दैट मीन्स आपका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, सोडियम मेटल आपको मिलेगा एट कैथोड बाय रिडक्शन रिएक्शन, वाइल क्लोरीन गैस आपको कहाँ मिलेगा एट एनोड बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाउ हम इसको सेल के अंदर देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे परफॉर्म होता है। तो सपोज ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जहाँ पे हमारा ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, दैट मीन्स ये एक बैटरी है। यहाँ पे जो कैथोड है हम लोग यूज़ करने वाले हैं स्टील, जबकि एनोड हम यूज़ करने वाले हैं ग्राफाइट का। इस सेल के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है दैट इलेक्ट्रोलाइट एक्चुअली क्या है, इट इज़ NaCl लिक्विड, यानी हम मोल्टन NaCl यूज़ करने वाले। अब यहाँ पे जो कैटायन रिलीज होंगे वो कौन से हैं, तो आप जानते हैं कि कैटायन रिलीज होंगे Na प्लस, एनायन रिलीज होंगे Cl माइनस। अब जो एनायन है दो की नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, कैटायन जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। अब जो एनायन है वो एनोड की तरफ जाएंगे बिकॉज एनोड जो है वो पॉजिटिव है, कैटायन जो है वो कैथोड की तरफ जाएंगे बिकॉज कैथोड है वो नेगेटिव होता है। कैथोड पे क्या होगा, कैटायन का रिडक्शन, एनोड पे क्या होगा, एनायन का ऑक्सीडेशन। और इस प्रोसेस में हम देखेंगे जो कैथोड है यहाँ पे कैटायन जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे सोडियम मेटल डिपॉजिट हो जाएगा। वाइल अगर हम बात करें एनोड पे तो यहाँ पे क्लोरीन जो गैस है इसके बबल्स रिलीज होंगे। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ molten NaCl. This is our first case. Now our second case is electrolysis of dilute aqueous solution of NaCl. That means अब हम लोग एक NaCl का aqueous solution यूज करेंगे फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस। फर्स्ट केस में हमने molten NaCl यूज किया था, नाउ दिस टाइम वी आर यूजिंग aqueous solution. दैट मीन्स हमारा जो फर्स्ट फैक्टर था दैट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे बिकॉज हमारा जो सॉल्यूशन उसका नेचर चेंज हो गया है। नाउ प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, तो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन हमें कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलेगा एंड एनोड पे ऑक्सीजन गैस मिलेगा। नाउ यहाँ पे हमें कंफ्यूजन होगा कि हमने सॉल्यूशन जो है वो NaCl का यूज किया था, जबकि प्रोडक्ट में Na या Cl दोनों में से कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। दैट मीन्स हमारा जो रेडॉक्स रिएक्शन उसमें NaCl के आयंस इन्वॉल्व नहीं होंगे। अब इसका रीजन क्या है, इसको समझने के लिए हमें इक्वेशन को डिटेल में समझना पड़ेगा। तो चलिए इक्वेशन को पहले कंसिडर करते हैं। तो NaCl अगर हमारा डिसोसिएट होगा तो उसमें से दो आयंस रिलीज होंगे, एक Na प्लस एंड सेकंड वन इज Cl माइनस।
अब इस सॉल्यूशन के अंदर वाटर भी इन्वॉल्व है बिकॉज ये एक एक्वस सॉल्यूशन है, तो वाटर जो है वो भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। दैट मीन्स जब ये आयनाइज होगा अपने सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर से, तो ये भी दो आयंस प्रोड्यूस करेगा, वन इज H+ एंड सेकंड वन इज OH-। दैट मीन्स इस सॉल्यूशन के अंदर एक्चुअली टोटल 4 आयंस प्रेजेंट हैं। 2 पॉजिटिव आयंस हैं जो कि Na+ और H+ हैं, दीज आर आवर कैटायंस। सिमिलरली हमारे 2 नेगेटिव आयंस हैं जो कि Cl- एंड OH- है, दीज आर आवर एनायंस। अब हम इंडिविजुअली कैटायंस और एनायंस को आपस में कंपेयर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कैटायंस की। तो कैटायन की अगर हम बात करें तो कैटायंस में हमारे पास 2 कैटायन हैं, फर्स्ट इज Na+ एंड सेकेंड इज H+। तो फर्स्ट फैक्टर जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्टेबिलिटी की। तो स्टेबिलिटी के फैक्टर से देखने गए तो Na+ जो है वो H+ से ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है। दैट मीन्स Na+ जो है अपने आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, यानी वो इजिली रिडक्शन नहीं करेगा, वाइल H+ जो है वो लेस स्टेबल है। दैट मीन्स ये रिडक्शन करने के लिए रेडी है। तो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। नाउ सेकंड फैक्टर की बात करें तो हम लोग बात करते हैं टेंडेंसी टू डिस्चार्ज। तो यहाँ पे अगर हम Na+ और H+ को अगर कंपेयर करने जाएंगे तो हमें क्या मिला कि जो H+ है उसकी टेंडेंसी टू डिस्चार्ज इज मोर। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा H+ है वो ईजिली डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी रिडक्शन करेगा। तो इन दोनों फैक्टर से हमें ये पता चला कि H+ जो है आसानी से रिडक्शन करेगा एट कैथोड, बिकॉज ऑफ विच हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगा एट कैथोड। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, H+ जो है ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन एंड इट विल फॉर्म हाफ H2 गैस एट कैथोड। नाउ अब हम लोग एनायंस की बात करते हैं। तो एनायंस में हमारे पास 2 एनायंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट एनायन जो हमारा है दैट इज Cl-, सेकंड एनायन जो हमारा दैट इज OH-। जो फर्स्ट फैक्टर हमारा है वो है कॉन्सेंट्रेशन। अब वाई कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइसिस में डिस्कस किया था कि जो कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर है दैट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन केस ऑफ एनायन, जहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन हमें कंसिडर करना है। फिलहाल जो हमारा सॉल्यूशन है इट इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा, एनायंस का लो होगा। तो ऐसे केस में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर को डिस्कार्ड कर सकते हैं। सो हमारा जो दूसरा फैक्टर आएगा दैट इज नेचर। तो हम लोग दोनों आयंस के नेचर को कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फैक्टर है वो है स्टेबिलिटी। तो Cl- एंड OH- को अगर हम कंपेयर करें तो हमें क्या मिला कि जो Cl- है इट इज मोर स्टेबल कंपेयर टू OH-। दैट मीन्स OH- कंपैरेटिवली इजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। नाउ सेकंड फैक्टर की बात करें दैट इज द टेंडेंसी टू डिस्चार्ज। तो यहाँ पे हमें मिला कि Cl- के कंपैरिजन में OH- इजिली डिस्चार्ज होने के लिए रेडी है। नाउ इन दोनों फैक्टर को अगर हम लोग कंबाइन करें तो हमें फाइनली ये पता चलता है कि Cl- के कंपैरिजन में OH- इजिली अपना ऑक्सीडेशन करेगा, बिकॉज ऑफ विच हमें O2 गैस मिलता है एनोड पे। ना हम इक्वेशन को स्टडी करते हैं। तो अगर OH- अपना ऑक्सीडेशन करेगा तो OH- रिलीज करेगा 1 इलेक्ट्रॉन और प्रोड्यूस करेगा OH+1 इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है क्योंकि OH- कभी भी OH के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दैट मीन्स ये रिएक्शन एक OH- के लिए पॉसिबल नहीं है। तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी विल टेक 4 OH- आयंस, यानी 4 मोल्स ऑफ OH- आयंस। और जब ये अपना ऑक्सीडेशन करेंगे एट एनोड तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट 2 मोल्स ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड अलॉन्ग विद दैट 4 इलेक्ट्रॉन। तो आपको हमेशा याद रखना है कभी भी अगर OH- का ऑक्सीडेशन होता है एट दैट टाइम आपको ये इक्वेशन याद रखनी है कि 4 मोल्स ऑफ OH- ऑक्सीडेशन करेंगे जो कि 2 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस करेंगे, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, बिकॉज ऑफ विच आप कह सकते हैं कि एनोड पे O2 गैस प्रोड्यूस होगा। तो फाइनली हमने ये कंक्लूड किया कि जब आप डाइल्यूट NaCl का सॉल्यूशन जो है एक्वस सॉल्यूशन अगर आप उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो इनफैक्ट आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं ओनली वाटर का, बिकॉज ड्यूरिंग द होल प्रोसेस जो है Na या फिर Cl- जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। नाउ अब इसी इक्वेशन को हम लोग सेल के अंदर स्टडी करते हैं। नाउ सपोज दिस इज अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यहाँ पे जो हमारा कैथोड है हम यूज करने वाले हैं ग्राफाइट, जबकि एनोड जो है दैट इज ऑल्सो अवर ग्राफाइट। दैट मीन्स हमारा जो दोनों इलेक्ट्रोड है इनका नेचर कैसा है, दीज आर इनर्ट इलेक्ट्रोड। नाउ बात करें कैटायन और एनायन की, तो कैटायन हमारे पास टोटल 2 हैं। जो कैटायन इलेक्ट्रोड के पास जाने वाला, कैथोड के पास जाने वाला, दैट कैटायन इज एक्चुअली H+। सिमिलरली जो एनायन इलेक्ट्रोड के पास एनोड के पास जाएगा दैट इज
OH माइनस। उसके अलावा जो सॉल्यूशन के अंदर जो कैटायंस और एनायंस रहेंगे, तो जो एनायन सॉल्यूशन के अंदर अवेलेबल है दैट इज Cl माइनस। सिमिलरली जो कैटायन अवेलेबल है दैट इज Na प्लस, जो कि एक्वस फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर अवेलेबल है। H प्लस जो है अपना रिडक्शन करेगा एट कैथोड, बिकॉज कैथोड जो होता है वो हमारा इस बार नेगेटिव होता है और एनोड है वो पॉजिटिव होता है। तो आफ्टर रिडक्शन यहाँ पे हाइड्रोजन के आपको बबल्स मिलेंगे, H2 गैस। सिमिलरली आपका जो ऑक्सीडेशन है वो एनोड पे होगा, जहाँ पे OH माइनस ऑक्सीडेशन करेगा और आपको यहाँ पे O2 गैस के बबल मिलेंगे। नाउ इस प्रोसेस के अंदर आप देख सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर जो NaCl है वो एज इट इज रह जाता है। दैट मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन है उसका pH है वो सेम रहता है। नाउ pH का फैक्टर हम कैसे डिस्कस कर रहे हैं? हमारा सॉल्यूशन जो था वो NaCl का था। NaCl इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, और जो सॉल्ट होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के, उनका जो pH होता है वो होता है 7, यानी सॉल्यूशन कैसा रहता है? न्यूट्रल। नाउ इस प्रोसेस के अंदर जो NaCl है वो सॉल्यूशन में एज इट इज है, दैट मीन्स हमारे सॉल्यूशन का pH चेंज नहीं होगा। दिस इज आवर सेकेंड केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। नाउ आवर थर्ड केस इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। दैट मीन्स हमें NaCl का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन यूज करना है एज अ इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे हमारा जो फैक्टर कंसिडर हो रहा है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज इससे पहले हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज किया था NaCl का, और इस बार हम लोग यूज कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन NaCl का। तो प्रोडक्ट में चेंज आएगा। तो क्या चेंज आएगा? देखिए, कैथोड हम ग्राफाइट यूज कर रहे हैं, एनोड भी हम ग्राफाइट यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स वी आर यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। नाउ कैथोड पे हम देख सकते हैं सेम हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, लेकिन दिस टाइम जो एनोड है यहाँ पे क्लोरीन गैस रिलीज हो रहा है, जबकि डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में इट वाज ऑक्सीजन। सो ये चेंज क्यों आया? बिकॉज ऑफ द फैक्टर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको स्टडी करने के लिए हम लोग इक्वेशन को एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो NaCl जो है वो डिसोसिएट होकर अब हमें क्या मिलेगा? इट विल रिलीज Na प्लस एज वेल एज Cl माइनस। इसी तरह वाटर जो है वो भी अपना सेल्फ आयनाइजेशन करता है, बिकॉज इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और ये रिलीज करता है H प्लस एंड OH माइनस आयन। अब यहाँ पे आयंस दोनों केसेस में कंडीशन में सेम है। कैटायंस जो है हमारे Na प्लस और H प्लस हैं, जबकि एनायंस जो है वो है Cl माइनस एंड OH माइनस। नाउ यहाँ पे हम बात करेंगे कैटायन की। तो कैटायन में कोई चेंज नहीं है, बिकॉज कैटायन के केस में हमने स्टडी किया था कि Na प्लस जो है वो मोर स्टेबल है, दैट मीन्स ये आसानी से रिडक्शन नहीं करेगा, वाइल H प्लस जो है वो ईजिली डिस्चार्ज हो जाता है, दैट मीन्स ये आसानी से रिडक्शन करता है। सो बिकॉज ऑफ दीज टू फैक्टर हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन जो है वो कैथोड पे जाएगा और अपना रिडक्शन करेगा, बिकॉज ऑफ विच हाइड्रोजन गैस जो है वो हमें प्रोडक्ट में मिलता है। नाउ बात करते हैं एनायंस की। अब एनायन के अंदर एक फैक्टर और इसमें इन्वॉल्व हो गया, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। नाउ Cl माइनस एंड OH माइनस को अब हम कंपेयर करेंगे, तो स्टेबिलिटी में हम जानते हैं कि Cl माइनस जो है वो मोर स्टेबल है, और OH माइनस की अगर हम बात करें तो ये ईजिली डिस्चार्ज हो जाता है। नाउ इन दोनों फैक्टर को अगर हम सिर्फ कंसिडर करें तो हमें क्या मिलता कि OH माइनस को अपना ऑक्सीडेशन करना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। वाई? बिकॉज यहाँ पे Cl माइनस जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन इस बार हाई है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर Cl माइनस अपना ऑक्सीडेशन करेगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? Cl माइनस विल गिव हाफ Cl2 plus 1 electron by the process of oxidation at anode. Now because of this जो हमारा प्रोडक्ट है वो Cl2 मिल रहा है at anode. Now सॉल्यूशन के अंदर अब दो चीजें रह गई, Na plus and OH minus। अब ये दोनों जब कंबाइन होंगे they will form NaOH, और NaOH जो है आप जानते हैं इट इज अ बेसिक सॉल्यूशन। तो आप जानते हैं कि हमने जो सॉल्यूशन यूज किया था दैट वाज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl को हम लोग ब्राइन भी बुलाते हैं, और ब्राइन जो होता है दैट सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, इसका pH 7 होता है। व्हाई? बिकॉज NaCl जो है इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो दैट मीन्स इसका जो सॉल्ट होगा वो न्यूट्रल होगा, तो pH भी सॉल्यूशन का 7 होगा। लेकिन आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस जो NaOH है वो प्रोड्यूस हो रहा है जो कि बेसिक है, दैट मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन है इसका pH इंक्रीज हो जाएगा और हमारा जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल से बेसिक हो जाएगा। नाउ हम इसको सेल के अंदर स्टडी करते हैं। नाउ सपोज दिस इज अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस सेल के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारा बैटरी है,
यहाँ पे जो कैथोड है हम यूज करने वाले सेम ग्राफाइट, एनोड भी हम यूज करने वाले सेम ग्राफाइट के। नाउ यहाँ पे कैटायन जो है वो 2 हैं, तो जो कैटायन हमारे इलेक्ट्रोड के पास जाने वाले हैं, कैथोड के पास, दैट इज H+, और जो एनायन हमारा इस बार इलेक्ट्रोड के पास जाएगा दैट इज Cl-। अब सॉल्यूशन के अंदर क्या रह जाएगा, तो सॉल्यूशन के अंदर जो कैटायन रह जाएगा दैट इज Na+, और जो एनायन रह जाएगा दैट इज OH-, जो कंबाइन होके अंदर में NaOH प्रोड्यूस करेंगे। नाउ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो H+ है वो अपना रिडक्शन करेगा, रिडक्शन करके क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली यहाँ पे जो क्लोरीन है ये क्या करेगा, अपना ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन करके क्या प्रोड्यूस करेगा, इट विल प्रोड्यूस बबल ऑफ क्लोरीन गैस। नाउ दिस इज द केस ऑफ concentrated NaCl solution electrolysis. Now our fourth case is electrolysis of aqueous solution of sodium sulfate, और ये जो solution है it is also dilute solution which is similar to the dilute solution of sodium chloride. तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोड कौन सा यूज करने वाले हैं, we are using cathode electrode which is graphite and anode electrode which is also graphite. That means हमारा जो इलेक्ट्रोड है this is of इनर्ट टाइप, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ना प्रोडक्ट हमारे क्या मिलेंगे, देखिए प्रोडक्ट में हमें कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिल रहा है जबकि एनोड पे ऑक्सीजन गैस मिल रहा है। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है जैसा कि हमारा डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन के अंदर था। सॉल्यूशन में हम लोग सोडियम सल्फेट यूज कर रहे हैं दैट इज Na2SO4, लेकिन प्रोडक्ट में सोडियम या सल्फेट में से कोई भी आयंस हमें नहीं मिल रहे हैं। दैट मीन्स प्रोडक्ट के अंदर हमारा जो सॉल्ट है वो इन्वॉल्व नहीं है। तो इसको समझने के लिए हमें रेडॉक्स रिएक्शन को समझना पड़ेगा। सो इक्वेशन को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जब Na2SO4 डिसोसिएट होता है तो इसमें से जो आयंस निकलते हैं दीज आर 2Na+ एंड SO4-2। और जैसा कि सॉल्यूशन हमारा एक्वस है तो इसके अंदर वाटर भी है जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इट विल रिलीज H+ एंड OH- आयंस। अब यहाँ बात करेंगे कैटायंस की, तो कैटायन में हमारे पास 2Na+ और H+ आयंस हैं, जबकि एनायन में हमारे पास SO4-2 एंड OH-2 आयन है। अब यहाँ पे जो Na+ है हम जानते हैं कि इट इज मोर स्टेबल, दैट मीन्स ये रिडक्शन नहीं करेगा, जबकि अगर हम बात करें H+ की तो इट इज इजिली डिस्चार्ज, ये आराम से डिस्चार्ज हो सकता है, दैट मीन्स ये इजिली रिडक्शन करेगा। सो बिकॉज ऑफ विच हम बोल सकते हैं कि जो H+ है वो कैथोड पे जाएगा और अपना रिडक्शन करेगा और इट विल रिड्यूस हाइड्रोजन गैस। अब बात करते हैं SO4 एंड OH- की, तो जो SO4-2 आयन है इट इज एक्चुअली मोर स्टेबल, दैट मीन्स ये इजिली ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, जबकि अगर हम OH- की बात करें तो ये इजिली डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज का मतलब होता है इट विल इजिली लूज इट चार्ज, यानी अपना नेगेटिव चार्ज लूज करने के लिए रेडी है। नेगेटिव चार्ज लूज करेगा मतलब क्या हुआ, ये अपना ऑक्सीडेशन करेगा एनोड पे, और ऑक्सीडेशन में ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इट विल रिलीज ऑक्सीजन गैस। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन हो जाएगा कि H+ जो है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 गैस बनाएगा रिडक्शन प्रोसेस से एट कैथोड, जबकि OH- जो है 4OH- ये H2O प्रोड्यूस करेंगे 2 मोल्स, साथ में रिलीज होगा O2 गैस एंड साथ में 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे एट एनोड। नाउ इसको हम लोग सेल के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। तो सपोज ये हमारा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, यहाँ पे हमारा जो कैथोड है दैट इज ग्राफाइट, एनोड जो है दैट इज ऑल्सो ग्राफाइट। हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है ये कैसा है, इट इज Na2SO4 सॉल्यूशन जो कि एक्वस है, एज वेल एज दिस सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। यहाँ पे कैटायन जो है हमारा ये इलेक्ट्रोड पे H+ जाएगा और एनोड पे जो है हमारा इलेक्ट्रोड है वहाँ पे हमारा एनायन वो OH- जाएगा। बाकी सॉल्यूशन के अंदर जो एनायन है दैट विल SO4-2 और जो कैटायन रहेगा दैट विल बी Na+। H+ जो है वो अपना रिडक्शन करेगा एट कैथोड। सिमिलरली OH- जो है अपना ऑक्सीडेशन करेगा एट एनोड। H+ जो है वो अपना रिडक्शन करके बबल्स बनाएगा किसके, हाइड्रोजन गैस के। सिमिलरली OH- जब अपना ऑक्सीडेशन करेगा तो ये भी बबल्स बनाएगा ऑक्सीजन गैस के। तो दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4। दैट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में एक्चुअली
सॉल्ट का नहीं, इनफैक्ट वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। नाउ our fifth case is electrolysis of aqueous solution of copper sulfate using copper electrodes. That means हम लोग copper sulfate solution को यूज करने वाले हैं एज अ इलेक्ट्रोलाइट, और ये जो सॉल्यूशन है इट इज इन एक्वस फॉर्म, और यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं कॉपर विच इज अ एक्टिव इलेक्ट्रोड। इससे पहले हमने जो 4 केसेस स्टडी किए थे, यहाँ पे हम लोगों ने ग्राफाइट या फिर स्टील को इलेक्ट्रोड यूज किया था, देवर पैसिव इलेक्ट्रोड। दैट मीन्स हम लोगों ने अभी सारे केसेस में इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किए which do not participate in the reaction, but this time हम जो इलेक्ट्रोड यूज करने वाले हैं कॉपर, it will participate in the reaction because of which आपका जो प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कैथोड जो है ये कॉपर यूज कर रहे हैं, एनोड जो है वो भी कॉपर यूज कर रहे हैं। प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं कैथोड पे कॉपर सॉलिड फॉर्म में रिलीज हो रहा है, जबकि एनोड पे कॉपर आयंस रिलीज हो रहे हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट चेंज हुआ है, तो इसको समझने के लिए हमें इक्वेशन को डिटेल में समझना पड़ेगा। तो पहले इक्वेशन को देख लेते हैं। तो इक्वेशन में हमारे पास कॉपर सल्फेट जो है ये आयनाइज होगा, तो ये क्या रिलीज करेगा, इट विल रिलीज कॉपर +2 along with SO4 -2। सिमिलरली हमारा जो सॉल्यूशन है ये एक्वस है, इसका मतलब इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, वाटर भी अपना सेल्फ आयनाइजेशन करेगा, तो इट विल रिलीज H+ along with OH- आयन। अब हमारे पास कैटायन में 2 कैटायंस हैं, कॉपर +2 और H+, बट यहाँ पे स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो H+ इस बार मोर स्टेबल है कंपेयर टू कॉपर +2। दैट मीन्स ये अपना रिडक्शन नहीं करेगा। और बात करेंगे टेंडेंसी टू डिस्चार्ज की, तो कॉपर +2 जो है H+ के कंपैरिजन में ज्यादा इजीली डिस्चार्ज होता है। दैट मीन्स इस बार हमारा कॉपर +2 जो है वो कैथोड पे जाएगा और रिडक्शन करेगा और इट विल फॉर्म कॉपर। नाउ बात करते हैं एनायंस की। अब हमारे पास एनायंस में 2 एनायन प्रेजेंट हैं, वन इज SO4 -2 एंड सेकंड इज OH-। अब बात करेंगे सबसे पहले स्टेबिलिटी की, तो SO4 आयन जो है -2 आयन दैट इज मोर स्टेबल, दैट मीन्स ये अपना ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। और OH- आयन की बात करें तो ये इजीली डिस्चार्ज हो सकता है, दैट मीन्स ये अपना ऑक्सीडेशन करेगा। बट यहाँ पे दोनों में से कोई भी आयन अपना ऑक्सीडेशन नहीं करता। अब रीजन क्या है, द रीजन इज द इलेक्ट्रोड विच वी आर यूजिंग हियर, और यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं इट इज अ एक्टिव इलेक्ट्रोड। अब एक्टिव इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, सो यहाँ पे कॉपर जो है एनोड में से अपना ऑक्सीडेशन करके कॉपर +2 आयंस रिलीज करेगा। दैट मीन्स रिएक्शन में एनोड के आयंस इन्वॉल्व होंगे, तो जो आयंस हमारे ऑलरेडी प्रेजेंट थे SO4 -2 और OH- आयंस वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। अब इसको समझने के लिए हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिस्कस करते हैं। तो सपोज दिस इज अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इस सेल के अंदर जो हमारा कैथोड है दैट इज कॉपर, एनोड है दैट इज ऑल्सो कॉपर। यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक्वस, जो भी हम जानते हैं कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। नाउ इस सॉल्यूशन के अंदर हमारा जो एनोड है वो भी कॉपर है, कैथोड भी कॉपर है। अब आयंस अंदर कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, तो आयंस हमारे 4 होंगे। एक तो कॉपर सल्फेट के कारण कॉपर +2 होगा, SO4 -2 होगा, और वाटर के कारण 2 आयंस होंगे, एक होगा H+ एंड सेकेंड होगा OH-। अब एक्चुअली यहाँ होने वाला क्या है, यहाँ पे सबसे पहले एनोड में से कॉपर धीरे धीरे डिसोसिएट होगा। अब ये डिसोसिएट होकर अंदर में कॉपर +2 बनाएगा, यानी धीरे धीरे अंदर कॉपर +2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा। अब ये ही कॉपर एनोड से कैथोड की तरफ मूव होगा और जाके कैथोड के सरफेस पे अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे ये अपना रिडक्शन करेगा और ये प्रोड्यूस करेगा कॉपर। दैट मीन्स एनोड ने डिसोसिएट करके अपना ऑक्सीडेशन किया और कैथोड पे सेम कॉपर ने जाके अपना रिडक्शन किया। यानी हम कह सकते हैं कि ग्रेजुअली हमारा जो एनोड है, इस एनोड का वेट डिक्रीज हो जाएगा और कैथोड जो है उसका वेट इंक्रीज हो जाएगा। यानी टाइमली हमको एनोड को चेंज करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। यानी ग्रेजुअली हम ये भी बोल सकते हैं जो हमारा एनोड है वो थिन होता जाएगा और कैथोड जो है वो थिक होता जाएगा। दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जहाँ पे हम लोग कॉपर सल्फेट को यूज कर रहे हैं एज अ सॉल्यूशन, और हमारा इलेक्ट्रोड है दैट इज कॉपर। नाउ इस सेल को हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर रिफाइनिंग ऑल्सो। अगर हमारे पास एनोड जो है ये इम्प्योर कॉपर है, जबकि हमारा कैथोड जो है दैट इज प्योर कॉपर, ऐसे केस में हमारा जो इम्प्योर कॉपर है एनोड से ग्रेजुअली डिसोसिएट होके कैथोड पे जाके डिपोजिट हो जाता है। सो हम लोग इम्प्योर से प्योर कॉपर भी ऑब्टेन कर सकते हैं बाय दिस प्रोसेस।
और इस प्रोसेस में समटाइम्स जो इम्प्योरिटीज होती है वो एनोड के नीचे डिपोजिट हो जाती है, इसे हम लोग बोलते हैं एनोड मड। और इस मड के अंदर समटाइम कुछ प्रीशियस मेटल जैसे कि प्लैटिनम या फिर गोल्ड जैसे मेटल भी ऑब्टेन हम कर सकते हैं। अच्छा, अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर कौन कौन से ऑब्जर्वेशन हम देख सकते हैं, तो बेसिकली 4 ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट, कि इस प्रोसेस के अंदर हमारा जो एनोड है इसका वेट ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, दिस इज आवर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। दूसरा, अगर हम बात करें कैथोड की, तो वेट जो है कैथोड का ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, तो ये हमारा सेकेंड ऑब्जर्वेशन है। थर्ड ऑब्जर्वेशन अगर हम बात करें कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या चेंज आता है, तो सॉल्यूशन के अंदर हम देख सकते हैं जो कॉपर +2 है उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो फिक्स रहता है। वाई? क्योंकि जितने कॉपर एनोड से डिसोसिएट होकर यहाँ पे ऐड होते हैं, सेम उतने ही कॉपर जाके कैथोड पे डिपोजिट हो जाते हैं। तो दिस इज अवर थर्ड ऑब्जर्वेशन। और लास्ट ऑब्जर्वेशन जो पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट इज द चेंज इन कलर ऑफ द सॉल्यूशन। तो आप जानते हैं कि जो सॉल्यूशन का कलर था इनिशियली कैसा था, इट वाज ब्लू। और ब्लू कलर किसके कारण होता है, इट इज बिकॉज ऑफ कॉपर +2 आयन। अब क्योंकि कॉपर +2 आयन्स का जो कॉन्सेंट्रेशन वो फिक्स रहता है, क्योंकि जितने भी कॉपर +2 एनोड से रिलीज होते हैं सेम उतने ही कैथोड पे डिपोजिट हो जाते हैं। इसके कारण जो ब्लू कलर है कॉपर का सॉल्यूशन का, उसकी इंटेंसिटी भी सेम रहती है, देयर इज नो चेंज, यानी कलर भी चेंज नहीं होता है। सो दिस इज द केस फॉर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जहां पे हम लोग कॉपर इलेक्ट्रोड को यूज कर रहे थे एज एक्टिव इलेक्ट्रोड। नाउ आवर सिक्स्थ केस इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट बिटवीन इनर्ट इलेक्ट्रोड। इससे पिछले केस में हम लोगों ने एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज किया था, अब इस बार हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। इनर्ट इलेक्ट्रोड में हम लोग ग्राफाइट या प्लैटिनम दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रोड को यूज कर सकते हैं। तो अगर हमने इलेक्ट्रोड चेंज किया, दैट मीन्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड चेंज हुआ, तो प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या होगा, तो अगर हम कैथोड को ग्राफाइट या प्लैटिनम यूज करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है कैथोड पे वो कॉपर है, वाइल अगर हम एनोड में ग्राफाइट या प्लैटिनम यूज करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो है दैट इज ऑक्सीजन गैस। अब हम दोनों केसेस को अगर कंपेयर करें तो हमने क्या पाया, हमारा जो कैथोड है वहाँ पे प्रोडक्ट तो हमारा सेम है, लेकिन हमारा एनोड का प्रोडक्ट इस बार चेंज हो गया है। बिकॉज पिछले केस में हमारा एनोड था वो एक्टिव इलेक्ट्रोड था, तो प्रोडक्ट में हमें एनोड के आयंस मिल रहे थे, दैट इज कॉपर +2 आयन, वाइल यहाँ पे हमें ऑक्सीजन गैस मिल रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट में चेंज आया इसको समझने के लिए हम लोग इक्वेशन को पहले डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, सबसे पहले हमारे पास है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो डिसोसिएट होगा तो उसमें से रिलीज होगा कॉपर +2 एज वेल एज SO4 -2। और हमारे पास जो दूसरा है दैट इज वाटर, बिकॉज एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर अपना आयनाइजेशन करेगा, इट विल रिलीज H+ along with OH- आयन। अब यहाँ पे सेम कंडीशन है, कॉपर +2 और H+ को अगर हम कंपेयर करें तो दीज आर अवर कैटायंस जो कि कैथोड पे जाना चाहते हैं। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि जो कॉपर +2 है इट इज लेस स्टेबल, वाइल H+ जो है मोर स्टेबल है, और कॉपर +2 है जो वो इजिली डिस्चार्ज हो जाता है। दैट मीन्स इन दोनों अगर फैक्टर को हम कंसिडर करें तो हमारा कॉपर +2 कैथोड पे जाएगा और कैथोड पे जाके अपना रिडक्शन करेगा और कॉपर +2 से कॉपर मेटल फॉर्म करेगा जो कि कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। अब हम कंपेयर करेंगे एनायंस को। तो एनायंस में हमारे पास 2 एनायंस हैं, SO4 -2 एंड OH-। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि SO4 -2 जो है वो मोर स्टेबल है, दैट मीन्स ये ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। कंपैरेटिवली OH- जो है वो लेस स्टेबल है, और सेकंड कंडीशन की ये हमारा इजिली डिस्चार्ज हो जाता है। दैट मीन्स इस बार OH- जो है ये हमारा एनोड पे जाएगा। अब पिछले केस में एनोड पे हमारा एक्टिव इलेक्ट्रोड कॉपर जा रहा था, बट यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोड इनर्ट है, दैट मीन्स वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो हमारे पास जो है ऑप्शन में सिर्फ ये एनायंस है जो एनोड पे जा सकते हैं, और दोनों एनायंस में से हमारा जो OH- है वो लेस स्टेबल है एज वेल एज वो इजिली डिस्चार्ज हो रहा है। सो हमारा OH- जो है वो एनोड पे जाएगा, जो कि हमारा ग्राफाइट या प्लैटिनम में से कोई भी इनर्ट इलेक्ट्रोड हो सकता है, और अपना ऑक्सीडेशन करके ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा। तो इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन होगा अगर हम बात करें कैथोड की, तो कैथोड में हमारा जो है वो कॉपर +2 है, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बनाएगा कॉपर, जो कि कैथोड पे डिपॉजिट होगा बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। और अगर हम बात करें एनोड की, तो एनोड के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 4 OH- आयन जो हैं वो अपना ऑक्सीडेशन करेंगे और ये फॉर्म करेंगे 2 मोल्स ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड अलॉन्ग विद दैट 4 इलेक्ट्रॉन। यानी आपके एनोड पे ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है जबकि कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है।
नाउ इस सारी कंडीशंस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर डिस्कस करते हैं। तो सपोज ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जहाँ पे आपका कैथोड एंड एनोड इस बार दोनों के दोनों या तो प्लैटिनम है या तो ग्राफाइट है। दैट मीन्स इस बार आप यूज कर रहे हैं विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड। और यहाँ अगर हम बात करें कैटायंस की, तो कैटायंस हमारे पास दो हैं। अब जो कैटायन इलेक्ट्रोड्स के पास जाएंगे यानी कैथोड के पास, दैट विल बी कॉपर +2, और जो एनाइन जाएगा एनोड के पास, दैट विल बी OH-। और जो सॉल्यूशन में रह जाएंगे, तो जो एनाइन सॉल्यूशन में रह जाएगा दैट इज SO4-2, और जो कैटायन सॉल्यूशन में रह जाएगा दैट इज H+। इलेक्ट्रोलाइट हमारा कौन सा था? इट इज कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो कॉपर है +2 ये जाके अपना कैथोड पे रिडक्शन करेगा और जिसके कारण यहाँ पे कॉपर फॉर्म होगा। और अगर हम बात करें एनाइन की, तो जो OH- है वो एनोड पे जाके अपना ऑक्सीडेशन करेगा जिसके कारण इसमें से बबल्स निकलेंगे ऑक्सीजन गैस के। अब इसके अंदर और कौन से ऑब्जर्वेशन हम लोग देख सकते हैं? तो ऑब्जर्वेशन हम देख सकते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर H+ और SO4-2 हैं। ये दोनों मिलके सॉल्यूशन के अंदर एक्चुअली H2SO4 प्रोड्यूस करेंगे जो कि हमारे सॉल्यूशन के pH को डिक्रीज करेगा। वाई? बिकॉज हम जानते हैं कि H2SO4 सॉल्यूशन जो है दैट इज एसिडिक, तो हमारा जो सॉल्यूशन इसका pH फाइनली डिक्रीज हो जाएगा। सो दिस वाज द केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। नाउ our last topic is application of electrolysis. That means जो प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोलाइसिस का, इनको आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट यूज इज टू डिटरमाइनिंग द इक्विवेलेंट मासेस ऑफ एलिमेंट्स बाय फैराडेज लॉ। माइकल फैराडे का जो लॉ है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाय द हेल्प ऑफ दैट लॉ आप इक्विवेलेंट मासेस ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ सेकंड इज इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी का मीनिंग ये होता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। और बेसिकली ये मेटल जो होते हैं ये एक्टिव मेटल्स होते हैं, लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। इनको आप ऑब्टेन कर सकते हैं बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी फ्यूज्ड मतलब मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स का आप इलेक्ट्रोलाइसिस करके इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। थर्ड है आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नॉन मेटल्स लाइक हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एक्सेट्रा। जैसा कि आपने पीछे सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा था जहाँ पे हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज किया था। तो ऐसे केस में आपने नोटिस किया था कि यहाँ प्रोडक्ट में हमें हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल रहा था। दैट मीन्स आप इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रिंसिपल से नॉन मेटल्स जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन या फिर फ्लोरीन जैसे यूजफुल नॉन मेटल्स को भी ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का मीनिंग होता है कि किसी इम्प्योर मेटल को आप प्योर बनाना चाहते हैं, यानी प्योरीफाई करना चाहते हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ऐसे मेटल्स कौन कौन से हो सकते हैं? गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है। इनको आप इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से क्लीन कर सकते हैं। जैसा कि आपने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में किया था कि जहाँ पे आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट बनाया था और कॉपर को ही एनोड और कॉपर को कैथोड यूज किया था। ऐसे केस में हमने डिस्कस किया था कि अगर आप इम्प्योर कॉपर को एनोड बनाते हैं तो इम्प्योर कॉपर जो है वो डिसोसिएट होकर प्योर फॉर्म में कैथोड पे जाके डिपोजिट हो जाता है। दैट मीन्स आप इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर ऑब्टेन कर सकते हैं। दैट प्रोसेस इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मीनिंग ये होता है कि जब आप किसी लो क्वालिटी मेटल के ऊपर किसी हाई क्वालिटी मेटल को कोट करते हैं, जैसा कि आप सिल्वर के ऊपर गोल्ड की कोटिंग कर सकते हैं तो उसे बोलते हैं गोल्ड प्लेटेड। तो वैसे हम किसी भी लेस क्वालिटी वाले मेटल के ऊपर हाई क्वालिटी वाले मेटल को कोट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यहाँ पे हम करना क्या होता है कि जिस मेटल की हमें कोटिंग करनी है दैट मेटल इज मेड एज एनोड, यानी हमें अगर गोल्ड की प्लेटिंग करनी है तो हम गोल्ड की स्ट्रिप को एनोड बनाएंगे और जिस पे कोटिंग करनी है दैट मेटल स्ट्रिप इज यूज्ड एज कैथोड। जैसे अगर हमें सिल्वर पे कोटिंग करनी है तो सिल्वर जो है वो कैथोड बनेगा। और जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इसी मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में से तो एनोड में से जो गोल्ड है वो कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, दैट मीन सिल्वर पे डिपॉजिट हो जाएगा। सो ऐसे प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रिंसिपल यूज हो रहा है। और लास्ट जो है दैट इज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड्स लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोरेट, व्हाइट लेड, पोटेशियम परमैंगनेट एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे यूजफुल कंपाउंड्स हैं जहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रिंसिपल को यूज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन टुडेज वीडियो we covered the complete concept of electrolysis. We also studied the factors affecting the products of electrolysis and we used them on various examples to predict the products. We also discussed the difference between electrochemical cell and electrolytic cell. And at last,
we studied the applications of electrolysis. You can download the assignment related to today's topic from the link given in the description section. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. If you found this video useful, then like the video and please share it with others also. So that's all for today. See you in the next video. Till then, keep learning, keep revising and keep practicing.